Hello, dear students and your friends. Welcome to all of you. प्यारे बच्चे, आप सभी कंसेप्ट ऑफिस क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़कर 12th क्लास के फिजिक्स का आनंद ले रहे हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्योरी को पढ़ रहे हैं। आप सभी का इस प्यारे से चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम बच्चे लोग देखेंगे बिना टाइम को बिताए हम लोग तेजी से गप को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिक बातों को सुन लिया था और अब हम लोग देखेंगे कुछ बातें। आपका उतना दूर तक जो कल सुन चुके थे वो सारे चीज़ें आपके सामने दिख रहा है। ये फिगर आपने कल भी देखा था, वो फिगर आपके सामने है। तो कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज which is used for measuring one unknown resistance of resistors in terms of other 3 नॉन रजिस्टर्स। अब बच्चों को बताया गया था व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में होता है। 4 वायर होते हैं, उस सभी में से 3 वायर का रेजिस्टेंस हमें मालूम रहता है और उसमें से एक वायर का रेजिस्टेंस अननोन होता है। उस वायर का रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो इस तरह के अरेंजमेंट करने पड़ेंगे और इसमें से पी क्यू आर एस में पी और क्यू और आर जो है ये नॉन रेजिस्टेंस है। इसके वैल्यू को मैं जानता हूँ। एस जो ये 4th वायर है इसका रेजिस्टेंस हम लोग नहीं जानते हैं, तो उसको एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ए बी सी डी के फॉर्म में जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस है और 2 अपोजिट कॉर्नर्स ए और सी के बीच में एक सेल जोड़ा गया है और रेस्ट 2 अपोजिट कॉर्नर्स है बी और डी जिसके बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। तो आपने पिछले क्लास में गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट भी देख लिया था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जी है और इस गैल्वेनोमीटर से फ्लोइंग करंट का वैल्यू आई जी है। यहाँ से आई जी करंट फ्लो हो रहा है। तो ये पूरा अरेंजमेंट आपके सामने है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये सेल जो है करंट भेजेगा, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा और जंक्शन ए पर वो करंट ए आएगा, आई आएगा और ये आई के सामने 2 पाथ हैं, उन दोनों पाथ में वो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर करंट I1 होगा और इसमें करंट I2 फ्लो होगा। तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ। एट जंक्शन ए आप बच्चों कहोगे फ्रॉम किरचॉफ फर्स्ट लॉ या फ्रॉम के सी एल किरचॉफ्स करंट लॉ से मैं कह सकता हूँ, आप कहेंगे ये आई इनकमिंग करंट विच इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2। ये आपका होगा जंक्शन ए पर, ऐसा सोच है। अब चलिए ये करंट जंक्शन बी पर पहुंच रहा है, जैसे बी पर पहुंचेगा उसको फिर 2 रास्ते मिलेंगे। तो यहाँ पर आई जो करंट होगा I1 ये करंट इनकमिंग होगा, आउटगोइंग करंट होगा IG गैल्वेनोमीटर्स में फ्लोइंग करंट। तो बी और सी में जो करंट फ्लो होगा वो हो जाना चाहिए I1 माइनस IG, क्योंकि आउटगोइंग करंट ये दोनों होगा, इस दोनों का सम लेंगे तो इनकमिंग करंट के बराबर होना चाहिए। फिर आप देखेंगे जंक्शन डी पर आ जाइए आप लोग। जंक्शन डी पर इनकमिंग करंट I2 इधर से होगा IG
आउट गोइंग करंट हो जाएगा I2 प्लस IG। ये सारी बातें आप लोग पिछले क्लास में सुन चुके हैं। अब यहाँ से करंट आएगा और यहाँ आएगा, तो C पर इनकमिंग करंट होगा B से C की ओर और D से C की ओर, यहाँ से आउट गोइंग करंट होगा। इन दोनों करंट को आप ऐड कर दीजिएगा तो वह I1 प्लस I2 होगा, जो मिल के बन जाएगा आपका कौन जी, I बन जाएगा। तो इस तरह से एट जंक्शन C आपका हो जाएगा इनकमिंग करंट I1 प्लस I2, आउटगोइंग करंट हो जाएगा I। तो इस तरह से करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई किया मैंने, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का अप्लाई करते हुए सर्किट में करंट को डिस्ट्रीब्यूट किए। अब आप लोगों ने पिछले क्लास में यह भी देख चुका था कि इसमें से आपने देखा था बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन में कब होगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप देखेंगे गौर से, बैलेंस अनबैलेंस के केस में तो हमारे पास जो कंसेप्ट आएगा यहाँ पर, व्हेन यहाँ पर देखेंगे जंक्शन बी पर पोटेंशियल मान लीजिए VB है और डी पर पोटेंशियल मान लीजिए VD है। तो आप बच्चे देखोगे व्हेन VD इक्वल टू या VB इक्वल टू VD, देन IG इक्वल टू 0। इसके पीछे रीजन हुआ कि दोनों पॉइंट पर B और D पॉइंट पर यदि पोटेंशियल सेम होगा तो उस समय IG का वैल्यू 0 कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि सर सेम पोटेंशियल होने से चार्ज फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो IG 0 हो जाएगा। तब आप कहोगे देन दैट व्हीटस्टोन ब्रिज is known as balanced व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे इसको आप। चलिए ठीक है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आपका ये हो जाएगा। तब हम लोग को कैलकुलेट करना है, फाइंड, या ऐसे लिखेंगे फॉर obtaining the condition of balanced व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बच्चों से अब कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा कि यहाँ पर यदि बोला गया VB और VD बराबर इक्वल होगा तब कैलकुलोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब आपको बताया था पिछले क्लास में भी कि करंट I1 जो होगा A से होते हुए B होते हुए C पर चला जाएगा। तो जस्ट लाइक ये पुल, जो नदी में पुल होता है, उस पुल के जैसा व्यवहार करेगा, ब्रिज के जैसा व्यवहार करेगा, तो ऊपर पर चल जाएगा इस तरह से। और यदि इधर जो करंट जाएगा वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ए होते हुए डी होते हुए सी पर जाएगा। इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी कंसेप्ट के आधार पर इसका नाम रखा गया है ब्रिज। तो इसका क्या कंडीशन होगा सर, कब VB और VD बराबर होगा, इक्वल होगा, किस कंसेप्ट के आधार पर हम कहेंगे? तो उसके लिए आपको बताया गया है कि इस गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट राइट में जो रजिस्टर जुड़ा हुआ है उसका रेजिस्टेंस है PQ यहाँ पर, और नीचे है RS। तो का P और Q का रेशियो जब इक्वल हो जाए, P और Q का रेशियो और RS का रेशियो, ये दोनों रेशियो यदि इक्वल हो जाएगा तब उसी कंडीशन में D और B पॉइंट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा।
और गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो करेगा, और तब उसको हम लोग कहेंगे बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो वो कंडीशन प्राप्त करना है, तो वही लिखा गया, फॉर ऑब्टेनिंग द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो उसके लिए हम लोगों को किरचॉफ सेकेंड लॉ को अप्लाई करना होगा, और किरचॉफ सेकेंड लॉ जब अप्लाई करते हैं तो आप बच्चे बताएंगे क्या वो जंक्शन के लिए लागू होगा या क्लोज सर्किट के लिए या लूप के लिए होगा। तो जंक्शन या लूप कहाँ पर करंट किरचॉफ सेकेंड लॉ का अप्लाई होगा। तो आप बच्चों का जवाब आ रहा है, हम देख रहे हैं, तो आप बच्चे जवाब देंगे यस, जवाब आ गया है। तो उसमें से दिख रहा है कि आपने जवाब दिया लूप, क्लोज सर्किट का कल्पना करना होगा, मानना पड़ेगा। तो क्लोज सर्किट हमारे सामने देखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को कि वो कंडीशन कैसे प्राप्त होगा। उस कंडीशन को प्राप्त करने के लिए हम कहाँ से सोचना शुरू करें। तो देखिए गौर से, आप यहाँ अप्लाई करेंगे फ्रॉम किरचॉफ्स सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्लोज सर्किट चुनना होगा, तो मैं एक क्लोज सर्किट चुन रहा हूँ। इन क्लोज सर्किट, तो आप बच्चों के सामने एक प्रश्न मैं कर रहा हूँ, आप जवाब देंगे। पहले इस पूरे सर्किट में कितने क्लोज सर्किट का आप कल्पना कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आप यहाँ क्लोज सर्किट चुने, तो कितने क्लोज सर्किट आप चुन सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने क्लोज सर्किट आप चुन सकते हैं पूरे फिगर में। तो आप जवाब देंगे, मैं आप बच्चों के आंसर का इंतजार करूंगा। तो चलिए जल्दी से सोच के जवाब दीजिए, हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए, कुछ बच्चों का जवाब हमारे पास पहुंच रहा है, आप देखेंगे गौर से। तो आप बच्चे फुल कॉन्फिडेंस में आ जाइए। सभी बच्चों का आंसर सही नहीं हुआ, बहुत सा सही हुआ, कुछ लोगों का गलती हो गया। अब आइए, क्लोज सर्किट चुनने के लिए जब तक नहीं पहचानेंगे कि किरचॉफ सेकेंड लॉ का अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर इस थ्योरी का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा। आइए अब क्लोज सर्किट को मैं सिखाता हूँ कि क्या क्या चुन सकते हैं। यहाँ पर एक रफ वर्क हो रहा है आपका, रफ वर्क मैं कर रहा हूँ। क्लोज सर्किट कौन कौन सा चुना जा सकता है। एक क्लोज सर्किट आपका चुनाएगा, मैं लिखूंगा, गौर से देखिएगा। ए बी डी ए, एक क्लोज सर्किट होगा ये, मतलब ए से चलते हुए बी पर जाके सी से डी होते हुए ए पर आएंगे। ए बी डी ए एक क्लोज सर्किट होगा। दूसरा क्लोज सर्किट आप क्या चुन सकते हो, या एक क्लोज सर्किट आपने चुन लिया है यहाँ पर। दूसरा क्लोज सर्किट आप चुन सकते हो बी सी डी बी, ये दूसरा क्लोज सर्किट होगा, बी सी डी बी। तीसरा क्लोज सर्किट क्या चुन सकते हैं आप चुन सकते हैं इस तरह से ए बी सी डी ए, ये भी एक क्लोज सर्किट होगा। ए बी सी डी ए, ये भी एक क्लोज सर्किट चुन सकते हैं। फिर हमारे पास आएगा, इस पॉइंट का कुछ नाम दे दीजिए ई, और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए एफ, तब आप लिख पाओगे। तो एक क्लोज सर्किट हो जाएगा ए बी सी ई एफ ए। तो चौथा हो जाएगा आपका ए बी सी डी ई एफ ए, ये क्लोज सर्किट चुनना जाएगा आपका। डी नहीं है, सी ई एफ ए। अब पांचवा क्लोज सर्किट और होगा ए डी सी ई एफ ए, यह भी एक क्लोज सर्किट हुआ। तो टोटल यहाँ पर 5 क्लोज सर्किट आप चुन सकते थे। इस फिगर में 5 क्लोज सर्किट चुन सकते हैं, इससे ज़्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम बच्चे लोग आइए विचार करते हैं। तो ये रफ वर्क था, किसी सर्किट में क्लोज सर्किट को सोचना हो
इतना क्लोज सर्किट हम यहाँ पर चुन सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग इसको हटा देते हैं। तो आपने देखा कि क्लोज सर्किट कैसे चुन सकते हैं, सेल को छोड़ के भी चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेल के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ में हमारा टारगेट है, हमारे मन में ध्यान में बातें सेट है, हम पे पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। आप बच्चों को याद होगा इस कंसेप्ट का अप्लाई हम लोग कंडेंसर कैपेसिटर में भी कर चुके थे, और वहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन को यूज किए थे और कहे थे कि आगे फ्यूचर में हमें इस इक्वेशन को प्रूव करते हुए देखना पड़ेगा। तो वो समय आपके सामने आ गया, इसको मैं प्रूव करने वाला हूँ। तो उसको प्रूव करने के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं, तो क्लोज सर्किट चुनना पड़ेगा। तो मैंने चुन के दिखा दिया। 5 तरह से आप यहाँ पर क्लोज सर्किट चुन सकते हैं। कितने तरह से? 5 प्रकार से चुन सकते हैं। तो कोई 2 ही प्रकार चुनेंगे, 2 इक्वेशन आएगा, उस 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, नेचुरली हमारे पास ये प्रूफ मिल जाएगा। तो चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं। तो मैं इनक्लोज सर्किट का नाम ले लेता हूँ A B D A। इस क्लोज सर्किट को मैंने लिया। इस क्लोज सर्किट में इस तरह से क्लॉकवाइज यदि रोटेट होगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो आइए गौर से, फर्स्ट इसमें कितने ब्रांच हो गए? 1 2 3 ब्रांच हो गया। इसमें कोई भी सेल आपको नहीं दिख रहा है, गौर से देखिएगा, सेल एब्सेंट है यहाँ पर। तो फर्स्ट ब्रांच हो गया ए बी, सेकंड हो गया बी डी, थर्ड हो गया डी ए हो गया थर्ड। तो इसमें रेजिस्टेंस है P, करंट है I1, इसका रेजिस्टेंस है G, करंट है IG, इसमें रेजिस्टेंस है R, करंट है I2। आइए गौर से तीनों में देखते हैं। इसमें हम A से B की ओर जाएंगे, करंट सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो I1 इंटू B आपका हो गया, ठीक है। अब आइए गौर से B और D में आप लोग बताइए जल्दी से कि B और D में IG इंटू G जो लिखेंगे, रेजिस्टेंस है G, करंट है IG, तो IG इंटू G लिखेंगे तो इसके पहले साइन जो है वह पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव। आप बच्चे का जवाब चाहता हूं मैं, आप बच्चे जवाब देंगे जल्दी से। तो IG इंटू G जो लिखेंगे वह प्लस में होना चाहिए या माइनस में, आप बताइए जल्दी से। तो आप लोगों का जवाब मैंने देख लिया और आपका जवाब सही है और वो है प्लस, एकदम सही है। अब थर्ड ब्रांच आपका है D से A की ओर है। तो D से A में जब आप फ्लो करेंगे तो रेजिस्टेंस का सिंबल है R, करंट है I2 इंटू R। अब बताइए यहाँ प्लस या माइनस कौन सा साइन यूज करें हम? तो आप बच्चे देख के हमको बताओ जल्दी से, यहाँ पर प्लस साइन दें या माइनस साइन दें? आपके बच्चे का इंतजार रह रहा है, जल्दी से जवाब भेजिए। चलिए आपका जवाब सही है और यहाँ पर आपने माइनस जवाब दिया, सही है। तो प्रत्येक ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट आपने लिख लिया और सबका अलजेब्रिक सम कर दिया, उसका वैल्यू होता है टोटल ईएमएफ के बराबर। तो आपके इस क्लोज सर्किट ए बी डी ए में कोई भी सेल नहीं है, सेल है तो बाहर में, उसे कोई मतलब नहीं। इस क्लोज सर्किट में नहीं है तो टोटल ईएमएफ क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। आपके सामने एक इक्वेशन तैयार हो चुका। अब आप प्यारे बच्चों अगेन कोई दूसरा क्लोज सर्किट चुनिए, वैसा सर्किट चुनना चाहिए जहाँ इजी कैलकुलेशन हो। तो मैं कहूँगा इन क्लोज सर्किट में सेलेक्ट कर देता हूँ क्लोज सर्किट ए नहीं लेंगे इस बार, बी से शुरू कीजिए, बी सी डी बी आपने सेलेक्ट किया तो आपको दिख रहा है ये वाला बी सी डी बी। इसमें क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब आइए गौर से, इसमें बी से सी पर जाएंगे आप तो करंट का भी डायरेक्शन वही है। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू है कितना? यहाँ पर करंट का वैल्यू है सर I1 माइनस IG। उस करंट के आगे पॉजिटिव साइन लेना होगा, माइनस नहीं लेंगे प्लस लेंगे, I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस का सिंबल है Q। वेरी गुड, ये हो गया। BC ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ले लिया, प्लस साइन भी दे दिया। अब चलिए C और D में आइए आप।
सी डी में करंट के अपोजिट आप आएंगे, करंट डी से सी की ओर आ रहा है लेकिन आप आएंगे सी से डी की ओर, तो उसमें निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस करंट का वैल्यू कितना है I2 प्लस IG है, और रेजिस्टेंस कितना है S है, वही रेजिस्टेंस आपको अननोन है उसको बताना है। अब आइए डी से बी की ओर जाना है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G और करंट है IG, तो लेकिन करंट का डायरेक्शन का उल्टा हम लोग चलेंगे, अपोजिट चलेंगे, तो यहाँ पर माइनस लेना होगा IG इंटू जी। आप लोग भी जवाब दे रहे हो मेरे साथ साथ, एकदम सही जवाब दे रहे हो। तो सबका ये अलजेब्रिक सम हो गया, प्रत्येक ब्रांच में करंट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम टोटल ईएमएफ के बराबर। इस सर्कुलर सर्किट में भी कोई सेल नहीं है, टोटल ईएमएफ 0 हो गया। इक्वेशन नंबर आपका 2 बन गया सर। 1 एंड 2 टू इक्वेशंस आपके सामने है। तो अभी चलो इक्वेशन नंबर 2 मत दो, इसको थोड़ा इसको और सॉल्व करके इजी कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो I1 यहाँ पर है, I2 यहाँ पर है, IG 1 2 3 है, 3 टाइम्स IG है, तो तीनों को एक जगह कर लीजिए। I1 को अलग करिए, I1 इंटू क्यू अलग हो गया, माइनस I2 इंटू एस अलग कर लीजिए, ये अलग हो गया, माइनस IG आपका 3 जगह, तीनों से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा Q, यहाँ बचेगा प्लस S, यहाँ हो जाएगा प्लस G। सबके आगे यहाँ पर माइनस है तो माइनस से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 हुआ। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोलिए। अब आप इक्वेशन 1 और 2 के साथ कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 का सॉल्यूशन चाहिए, जिसमें से आपको कंडीशन प्राप्त करना है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन प्राप्त करना है यदि आपको, तो आप बच्चे यहाँ पर से डायरेक्ट चलेंगे और ये कह देंगे फॉर वी नो दैट फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज IG इज 0, IG इज 0। यदि मैं बैलेंस करना चाहूँगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होता है, तो IG का मान 0 सोचेंगे। तो चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये आपको याद रखना है, चूँकि मुझे अब जगह नहीं है, डिलीट करके लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों इक्वेशन याद रखिएगा, मैं आपसे पूछूंगा आप जवाब दीजिएगा। तो याद हो गया आपको इक्वेशन? यस सर, इक्वेशन याद हो गया। जब मैं पूछूंगा तो आप बोलिएगा, तो भूल जाएंगे फिर तो लिखने में दिक्कत हो जाएगा। तो आपका वी नो दैट फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ये प्रूव करना है, इसको हटा दीजिए यहाँ से। व्हीट स्टोन ब्रिज आपका हो जाएगा IG इक्वल टू 0। जैसे IG का 0 का हम लेंगे, अब इस IG का वैल्यू 0 जो है इक्वेशन 1 2 में पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका हो जाएगा I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू R इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर, अभी छोड़ दीजिए इसको, IG वाला टर्म 0 हो गया यहाँ पर, ये दोनों टर्म बचा। अब यहाँ से कहिएगा, इसको राइट साइड लेके चल जाइएगा, और I2 बाय I1 इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये उस पर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हो जाएगा P बाय R। ये इक्वेशन नंबर 3 आप बना दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर दिख रहा है यहाँ पर। तो I2 बाय I1 इक्वल टू P बाय R। चलिए अब इक्वेशन 3 से हम लोग करना चाहेंगे। यहाँ पर IG का मान 0 पुट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये दोनों टर्म बचेगा। तब मैं कहूँगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3 आप बच्चे
इक्वेशन 3 आपके सामने है, इसको लिखते हैं। मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया, इक्वेशन 3 लिख कर उसमें वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 0 कर देंगे, तो 0 हो गया वो टर्म। तो बचेगा आपका I1 इंटू क्यू इक्वल टू I2 इंटू एस। तो यहाँ से हो जाएगा आपका सर I2 बाय I1 इज इक्वल टू, तो हो जाएगा Q बाय एस। ये इक्वेशन नंबर आपका बन जाएगा 4। अब आपका ये इक्वेशन 4 बन चुका। अब 3 और 4 इक्वेशन का हेल्प लेंगे और लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। तो सर आइए गौर से, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है बस, कि किरचॉफ सेकेंड लॉ का अप्लाई करके सिर्फ हम लोग अप्लाई करने में खाली गलती ना हो जाए प्लस माइनस में, यदि वहाँ गलती हो जाएगा प्लस माइनस में तो दिक्कत हो जाएगा। तब आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आपका रिजल्ट आना है। रिजल्ट आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखिए तो P बाय आर था और जाता Q बाय एस था। तो यहाँ से P Q को यहाँ ले लीजिए, R यहाँ आ जाएगा, P बाय क्यू इक्वल टू R बाय एस। आपका ये हो गया, इसको 4 मान लीजिए या 5, ठीक है। तो इक्वेशन 5 इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए ये काम आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी में आपसे पूछ देता है, यदि अब ये बैलेंस हो गया तो गौर से देखिएगा, इसका मतलब हुआ कि IG मीन्स गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो जंक्शन ए से जो करंट यहाँ पर I1 डिस्ट्रीब्यूट हो आएगा, बी होते हुए डायरेक्ट सी पर आएगा, और ए से होते हुए डी होते हुए यहाँ पर सी पर आएगा I2 करंट। तो इसमें से आपने देखा यहाँ से जो करंट चला वो इस तरह से ऐसे यहाँ आएगा, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा और ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में हो जाएगा, और तब ये पूरा आपका पैरेलल में हो जाएगा। यही कंसेप्ट आपको अप्लाई किया जाता था, मतलब बीच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है IG में। तब ऐसे कंडीशन में आपको कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड C। A और C पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, जब ये बीच वाला कोई काम ही नहीं कर रहा है, यदि वो वर्क करेगा तो काफ़ी परेशानी होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में। लेकिन गैल्वेनोमीटर यहाँ पर कोई वर्क नहीं कर रहा है, करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो उसको हमारा माइंड इग्नोर करके चला, करंट सीधा ए बी होते हुए सी पर पहुँचा। तो आप चलिए यहाँ पर अब ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, आप सारे बच्चे सोच चुके होंगे मने मन कि वो रेजिस्टेंस कैसे बताएंगे, और हमारे कुछ बच्चे लिख भी रहे होंगे। अब चले आइए, इन A B C ये जो होगा सीरीज में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सिंबल मैं R डैश दे देता हूँ, R दे देता हूँ, और तब आपको लिखना होगा P प्लस Q। ये दोनों सीरीज में है तो P प्लस Q हो जाएगा आपका। फिर मैं कहूँगा यहाँ पर इन, अब इसमें ADC, इन ADC आपका हो जाएगा, ये भी सीरीज में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा R डबल डैश सिंबल दे देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा R प्लस एस हो जाएगा। अब वो दोनों पैरेलल में हो जाएगा।
तब लिखेंगे बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, ये पैरेलल में हो जाएगा, और ऐसे केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं, आर तो पहले से है भी, तो कोई चीज़ दूसरा चीज़ लिख दीजिए, आरपी ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम, तो P प्लस Q इंटू R प्लस S, ये हुआ प्रोडक्ट बाय सम P प्लस Q प्लस R प्लस S। ये होगी आपका दोनों पॉइंट A और C के बीच में, मतलब नदी के दोनों किनारे को जोड़ने वाला जो पुल है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने खोज लिया। तो चलिए ये चीज़ हम लोग यूज करते थे। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हम लोगों ने करवाए थे, यहाँ भी करेंगे। तो इस तरह से एक केस कंप्लीट हुआ। व्हीटस्टोन ब्रिज यदि बैलेंस है तो बैलेंस का कंडीशन क्या होगा वो हम लोगों ने सोच लिया। अब यदि व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर से करंट कुछ फ्लो करेगा, और यदि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करता है तो उसका वैल्यू कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होगा। तो मेरा पॉइंट चेंज हो जाएगा अब यहाँ पर, और ये आपको बताएगा फिगर हमारा वही रहेगा, वही काम करेगा। यहाँ पर अब मैं पॉइंट चेंज करके लिख रहा हूँ कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ करेंट flowing through galvanometer in a unbalanced Wheatstone ब्रिज। यदि व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस है तब उसमें करंट का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग पीछे के कुछ बात को मैं डायरेक्ट यूज करता हूं, तो मैं आराम से यहां पर डायरेक्ट कहूंगा फ्रॉम किरचॉफ्स सेकेंड लॉ अप्लाई कर रहा हूं मैं। इन क्लोज्ड सर्किट ए बी डी ए में करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा। डायरेक्ट में लिख रहा हूं I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू क्यू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर ये था आपका IG इंटू जी इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन आएगा इस क्लोज सर्किट में। पीछे वाला याद होना चाहिए आपको, इसमें ले लिया मैंने। तो इसमें से IG 0 नहीं होना है, या एक इक्वेशन आपका बना, पहले भी बना था अभी भी बना हुआ। अब देखेंगे गौर से। नाउ इन क्लोज्ड सर्किट BCDB इस क्लोज सर्किट में चुन रहा है, तो जो इक्वेशन मिला था उसको डायरेक्ट लिखिए I1 इंटू क्यू
माइनस I2 इंटू एस माइनस उसमें आया था IG इंटू एस प्लस जी प्लस या क्यू प्लस एस प्लस जी, ये आया था इक्वल टू 0। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके IG का मान निकालना है। यहाँ पर अनबैलेंस्ड है, तो मैं जान रहा हूँ कि अनबैलेंस्ड विच स्टोन ब्रिज होगा, मतलब IG नॉट इक्वल टू 0। तो IG 0 नहीं तो IG कितना होगा, तो उसका वैल्यू चाहिए आपको। तो कहाँ से जानेंगे? 2 इक्वेशंस हमारे पास मिल चुका। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसी तरह से 2 क्लोज सर्किट चुनेंगे और 2 क्लोज सर्किट चुनकर उसमें किरचॉफ सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे। सेकेंड लॉ जैसे अप्लाई करेंगे 2 इक्वेशंस आपके सामने आके रेडी हो जाएगा। अब उन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके इस संसार में हैं, तो किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपको IG का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके आगे आप लोग खुद कर ले सकते हैं, तो मैं कहूँगा अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, छोड़ते नहीं है, करते हैं। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इस दोनों इक्वेशन को शॉर्ट में आपको लिखने के लिए सिखा देते हैं जल्दी से। तो यहाँ से IG के लिए इक्वेशन क्या बनेगा? तो आप सारे बच्चे इस संसार में डिटर्मिनेंट के मास्टर बने हैं। आप इसके डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। 3 वेरिएबल्स है I1, I2 एंड IG। ये 3 वेरिएबल्स में इस दोनों इक्वेशंस को यूज करके आप लोग बना सकेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप सारे बच्चे अप्लाई करके देखो, बताओ डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट पर। I1P, I1Q, I2R, I2S, IgG, IG इतना। तो इसमें ये सारे जो टर्म हैं, कोएफिशिएंट ऑफ करंट जो है, इन सारे टर्म को आप ध्यान से देखिए। तो इसमें से 2 इक्वेशंस वाला है। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट दिया गया था, बरसक याद होगा आपको। डिटर्मिनेंट में इसको मैं I को कॉमन लूँगा, I1 बाय मैं इस तरह से लिखूँगा, तो ये वाला टर्म आपका गायब हो जाएगा। तब हमारे पास ये 2 टर्म यहाँ, 2 टर्म यहाँ बचेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, करंट का जो कोएफिशिएंट है I2 का कोएफिशिएंट हो जाएगा -R और IG का कोएफिशिएंट हो जाएगा माइनस इतना। उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो R इंटू इतना करना होगा। तो जो बच्चे डिटर्मिनेंट नहीं जानते हो गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। I को कॉमन लेंगे तो I1 बाय लिखने होगा, इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे। तो करंट को गुना नहीं करना है, करंट का जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो I2 का कोएफिशिएंट हो गया -R, तो -R इंटू, अब उसके बाद इसके यहाँ पर होगा IG का कोएफिशिएंट हो जाएगा माइनस इतना। तो माइनस, अब यहाँ पर कैसे लिखा जाए, चलो दूसरा ब्रैकेट दे देते हैं। माइनस ब्रैकेट में है Q प्लस S प्लस G, ये हो गया। इसको इससे गुना किया, अब इसको इससे गुना करके माइनस देना है। तब सर आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस, अब इसको करेंगे G से इसको गुना करेंगे, IG का कोएफिशिएंट G प्लस G और I2 का कोएफिशिएंट -S, तो हो जाएगा G इंटू -S हो गया आपका। ये हो गया I1 के लिए, ये हो गया। अब चलिए I2 को आप कॉमन लेंगे। यदि आप I2 को कॉमन लेते हो तो I2 को कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म आपका गायब हो जाएगा, I2 वाला। I1 और IG, I1 IG बचेगा। तो I1 का कोएफिशिएंट लेंगे, यहाँ IG का कोएफिशिएंट लेंगे, यहाँ IG का कोएफिशिएंट लेंगे, यहाँ I1 का कोएफिशिएंट लेंगे। तो I2 आपका यहाँ से गायब हो गया अभी से, तब I1 का कोएफिशिएंट है इतना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पहले देना होगा। तो यदि मैं इससे यहाँ शुरू करेंगे तो माइनस देने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, ये I2 आपका कैंसिल है, इसको मेरे दिमाग से हटा दीजिए। तो IG बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो G इंटू Q,
माइनस देंगे अपने मन से। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा आपका हो जाएगा P इंटू ये हो जाएगा आपका माइनस Q प्लस S प्लस G, ये हो गया इक्वल टू। अब हम लोग को IG कॉमन लेना है, तो जैसे आप IG कॉमन लोगे तो दोनों इक्वेशन का IG वाला जो टर्म है वो गायब हो जाएगा। I1 I2 बचेगा, तो I1 I2 बचेगा। तो फर्स्ट लिए इधर से मल्टीप्लाई किए थे, सेकेंड वाला लिए तो यहाँ शुरू किए थे, और फिर अब थर्ड वाला कॉमन लेके खत्म करेंगे तो फिर इधर से करेंगे। तो यहाँ पर I1 इंटू हो जाएगा माइनस S, I1 का कोफिशिएंट हो गया कितना P, और यहाँ पर I2 का कोफिशिएंट हो गया माइनस S, तो P इंटू माइनस S, माइनस अपने मन से देंगे। फिर चलिए आइए R, I2 का कोफिशिएंट माइनस R और I1 का कोफिशिएंट Q, तो माइनस R इंटू Q, और ये सब जो है आपस में बराबर होता है और सबका कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, और इस सबको आप K मान लीजिए, तब हमारा ये गप हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं छोड़ देता हूं, तो ये डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट अप्लाई करके मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। आपके पास और भी तरीके हो सकते हैं, तो चलो मैं सबसे इजी इसको समझता हूं, इसीलिए इस पर मैं अप्लाई करके बता दिया। अब आप लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट था, मेन करंट यहाँ पर सेल भेजा कितना I, ये दो भागों में बढ़ रहा है I1 I2, ये आपको क्वेश्चन में I1 में या I2 में कोई एक मालूम होगा। यदि I1 आपको मालूम रहेगा तो आप पुट करके सॉल्व करेंगे तो इस K का वैल्यू निकल जाएगा, या I2 मालूम होगा तो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से K निकल जाएगा, और जब K मालूम हो जाएगा तब आप वो इतना बराबर इतना लिख के K IG का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे आराम से IG इंटू या IG बाय, नीचे में जो टर्म है उसको इजी बनाइए, माइनस PS माइनस माइनस प्लस Q इंटू R इक्वल टू K। इसका मीनिंग हुआ IG इक्वल टू आप कह दोगे K इंटू माइनस PS प्लस QR, या QR माइनस PS ये भी लिख सकते हैं। तो IG का ये वैल्यू आपको निकल गया। इस कंसेप्ट से आप अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यदि रहेगा, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब हुआ पुल टूट गया और उसमें नीचे पानी में गिर गया गाड़ी, इधर नहीं सीधा नहीं जाके कुछ करंट इसमें गिर गया, यही हुआ आपका अनबैलेंस हो गया यहाँ पर। तो चलिए उस IG में वैल्यू कितना होगा आप इसी कंसेप्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडी, तैयार हैं, संतुष्ट हैं? चलिए बहुत सुंदर बात। तो अब ये इक्वेशन लिखने के लिए आप लोग अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा बाबू, अब उसको बार बार हम नहीं बता सकेंगे दो चार बार। ये इक्वेशन हमारे अनुसार से बहुत इजी है। अब जो बच्चे डिटर्मिनेंट कभी नहीं देखे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत लगा होगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देख लिया किरचॉफ्स लॉ एंड उसका एप्लीकेशन में पढ़ रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब बातें आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर से जरा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम लोग नए थ्योरी को पढ़ेंगे। तो नए थ्योरी पढ़ने के बिफोर हम लोग छोटा सा एक दो बात पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम बच्चे लोगों के सामने, अब देखिएगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज बारे में पढ़ लिए हैं, इसके मदद से हम लोग जो थ्योरी पढ़ते थे कंडेंसर कैपेसिटर में, उसमें डायरेक्ट इसको यूज करते थे। इसी तरह का फिगर आ जाएगा तो उसको आप कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। अब उसमें वो बैलेंस है या अनबैलेंस है उसके अनुसार डिस्कशन होगा। बैलेंस है या नहीं है चेक करने का तरीका क्या हुआ, P और Q का रेशियो R और S का रेशियो के जैसे इक्वल हुआ तो ये सिस्टम हमारा बैलेंस है, और वैसे केस में यह IG का कोई महत्व नहीं है, ये मीनिंगलेस हो जाएगा बीच में। तो सीधा इस तरह से देखिए आप, ये पाथ और ये पाथ दोनों पैरेलल हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तुरंत, और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर नए थ्योरी को देखेंगे।
अभी समय हमारे पास है डिस्कशन का, इसलिए परेशान नहीं होना है, आराम से इसको हम लोग समझेंगे। अच्छा, इसको डिलीट कर दिया मैंने। अब देखो, जैसे यहाँ पर लास्ट में इक्वेशन आया था ना, IG बराबर जो भी इक्वेशन आपको मिला था, उस इक्वेशन के मदद से भी हम लोग बैलेंस कंडीशन का प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन में IG का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, तो जैसे पुट कीजिएगा तो नेचुरली आपको P/Q इक्वल टू R/S मिल जाएगा। जो भी लास्ट में इक्वेशन लिखे थे उसी में IG का वैल्यू के में यदि 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट कब करेंगे, जब ये सिस्टम बैलेंस होगा। तो बैलेंस होगा तो इस यहाँ से भी लास्ट वाला जो इक्वेशन मिला था उससे भी आप ये शर्त प्राप्त कर सकते हैं। IG का 0 पुट कर दीजिएगा, अपने आप ये मिल जाएगा। तो चलिए एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, और एक सिंपल सा प्रश्न आपके सामने आएगा। तो मैं प्रश्न लिखूंगा और मेरे ढेर सारे बच्चे उसका जवाब देंगे। बिना मेरा कंप्लीट हुए भी बच्चे का जवाब आ जाएगा, और कुछ बच्चे उसके बारे में सोचते रह जाएंगे और कुछ बच्चे उसका जवाब भी दे देंगे। तो हम देखना चाहते हैं हमारे कितने बच्चे हमारे जवाब देने के पहले जवाब दे देंगे। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जहां पर बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट को अप्लाई करके सवाल बनाएंगे। तो क्वेश्चन एक पूछा जाएगा आपसे, या एग्जाम्पल में दे रहा हूं मैं, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स E एंड F। ये आपके सामने एक प्रश्न है। अब सर्किट बनता है आपके सामने, आप फटाफट देखेंगे। बहुत बच्चे तो पहले एडवांस में ही समझ गए होंगे कि सर क्या पूछने वाले हैं। ये पॉइंट का नाम दिया मैं E, इस पॉइंट का नाम दे दिया F। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने है। अभी रेजिस्टेंस का वैल्यू मैंने नहीं बताया है, लेकिन मैं उसको बताने का कोशिश कर रहा हूं अब कि उसका वैल्यू क्या क्या लिया जा सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर देखें गौर से, इसका वैल्यू ले लेते हैं 10 ओम। इसका ले लेते हैं हम लोग 4 ओम, और इसका ले लेते हैं 8 ओम। ठीक है। या हम लोग सबका इक्वल दे देते हैं, छोड़िए, इसका दे देते हैं 5 ओम, इसका भी 5 ओम, इसका भी 5 ओम, इसका भी 5 ओम, इसका भी 5 ओम। अब इसका जवाब आप लोग दे चुके होंगे, हमारे बच्चे तैयार हैं देने के लिए। तो चलिए आप गौर करके देखिए, ये क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पर E और F के बीच में। तो जो बच्चे जवाब दे रहे हैं जवाब दीजिए, तब तक हम जो बच्चे नहीं जवाब दे पाएंगे उसको मैं बता रहा हूँ। और देखेंगे इस तरह का सवाल या तो कैपेसिटर का पूछ देता है या रेजिस्टेंस का पूछ देता है, और निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में हमेशा रहता है। कंपटीशन में इसका भी यूज होता है, लेकिन सिंपल नहीं, इसमें और भी सर्किट को बड़ा करके पूछता है, लेकिन उसमें यह कंसेप्ट लागू होगा। तो देखेंगे गौर से, यहाँ पर जो बच्चे नहीं जानते हैं वो सीखेंगे। मैंने तरीका बताया था
इस सर्किट में सीरीज और पैरेलल को आसानी से नहीं पहचान सकते हैं आप, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले उस फिगर का इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करेंगे हम लोग। तो यदि इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते हैं तो उसका कंसेप्ट है कि जितने भी जंक्शन है उसका कुछ है, आप पॉइंट का नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ये आपने नाम दे दिया। अब आप गौर करके देखना, इसमें सिखाया गया है कि सर इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए फाइनल पॉइंट को दर्शाइए। फाइनल पॉइंट हमारा तो फर्स्ट होगा ई और दूसरे तरफ होगा एफ, दिखा दिया। एफ से कनेक्ट है आपका पॉइंट डी, वो दिखा दिए। ई से कनेक्ट है ए, उसको दिखा दिए। तो अब देखना चाहते हैं कि कॉमन कोई होगा कि नहीं। तो बी और ए के बीच में रेजिस्टेंस है, कॉमन नहीं होगा। ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस है, कॉमन नहीं होगा। बी और सी के बीच रेजिस्टेंस है, कॉमन नहीं होगा। तो इसमें बी और सी किसी के साथ कॉमन नहीं होगा। तो जब दो पॉइंट ऐसा आ जाए जो किसी के साथ कॉमन नहीं है तो उसको ऊपर नीचे दिखा दीजिए। एक ही पॉइंट रहता तो बीच में यहाँ पर देते हैं, लेकिन दो पॉइंट आ गया तो दोनों को ऊपर नीचे कर दीजिए। ऐसा कर देने से आपके पास एक मजेदार फिगर बनेगा। अब आप यहाँ से वायर को कट एंड पेस्ट कीजिए। ए और बी के बीच में वायर है, उसको कट कर लिया। बी पॉइंट आपका नाम दिए थे, सी पॉइंट इसका नाम दिए थे। ए और बी के बीच में आप इसको कनेक्ट कर दिए, इसका वैल्यू हो गया 5 ओम। बी और सी से कट कर दीजिए, बी और सी के बीच। तो बी और सी कहाँ है आपका, यहाँ पर है, आप इसको देखिए गौर से। कट कर दिया आपने, इसका वैल्यू दे दिया है 5 ओम, ठीक है। अब चले आइए, इस वायर को आप कट कीजिए, ए इस तरह से कट कीजिए। तो जैसे इसको कट करेंगे बाबू, ए और सी के बीच में जोड़ेंगे, 5 ओम इसका वैल्यू है। फिर आप सी और डी के बीच में कट कर दीजिए, सी और डी के बीच में कट कीजिए। सी और डी खोजिए कहाँ है, ये सी और डी है, इसको कट कर दिया, 5 ओम हो गया। अब उसके बाद बी और डी को कट कर लीजिए, बी और डी को कट कर लीजिए। तो बी और डी आपके सामने है, इसको कनेक्ट कर दीजिए, ये 5 ओम हो गया आपका। तो डियर स्टूडेंट, ये सर्किट आपका इक्विवेलेंट सर्किट तैयार हो गया। अब आप खूब गौर से देखो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ कि नहीं हुआ। आप ये मन में सोच लो कि यहाँ बैटरी का प्लस जोड़ देते हैं, यहाँ बैटरी का माइनस जोड़ देते हैं, मन में आपने सोच लिया। ये निश्चित रूप से व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट तैयार हो गया। अब इसमें कल्पना करो, इसका नाम दे दो पी, इसका नाम दे दो क्यू, इसका नाम आर, इसका एस। चेक करो पी और क्यू का रेशियो क्या होगा। तो पी और क्यू का रेशियो 5/5 1, आर और एस का रेशियो 5/5 1। इसका मतलब पी बाय क्यू और आर बाय एस ये दोनों आपस में इक्वल है। ये हो गया बैलेंस कंडीशन। मतलब बीच वाला जो पार्ट है उसमें अब करंट फ्लो नहीं होगा, वो हमारे लिए मीनिंगलेस हो गया, इसका कोई यूज नहीं हुआ। तब जो करंट यहाँ पर आता है वो सीधा ऐसे होते हुए यहाँ फ्लो हो जाएगा, और यहाँ जो करंट आएगा ऐसे होते हुए यहाँ आएगा। मतलब ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों भी सीरीज में हो गया। ये बीच वाला वायर मीनिंगलेस है। ये बात उस समय बोल के हमको बनवाते थे, वो आज आपके सामने 100% क्लियर हो गया होगा, मन में संतुष्टि हो गया होगा। तब आपको मैं कहूँगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि पूछा जाए तो ए और एफ के बीच में, तो सर यहाँ से करंट यहाँ जाएगा। तो आपने अभी देखा था, कुछ देर पहले लिखा था आपने आर पी बराबर, तो आपको पता था पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस बाय पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। डायरेक्ट आपको सिखाया था अभी कुछ देर पहले, तो डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा। आपका आंसर जो होना हो जाएगा 5 × 5 10 हो जाएगा। 10 प्लस 10 × 10 10 × 10 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 10 + 10। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 10 × 5 ओम योर आंसर। तो मेरे आंसर देने के पहले हमारे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे चुका है।
तो आपने देख लिया, ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट को आपने सीख लिया, किरचॉफ्स लॉ के कंसेप्ट को आपने सीख लिया। अब आपके सामने जिग-जैग सर्किट कोई भी आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तब अब मैं आपको पिछले दिन भी सोचा था कुछ वर्क भेजेंगे, लेकिन मैं जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचा था तब तक वह मैंने आपको कोई वर्क नहीं दिया। अब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वर्क भेजूंगा और आप लोग इसको करेंगे। तो चलिए एक लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन गौर से सुनना समझना है, 1 मिनट का इन्फॉर्मेशन है, सुन लीजिएगा। अब जितने भी यूट्यूब पर वीडियो अभी हुए हैं, आपका क्लास हुए हैं, वो सारे वीडियो को मैं आश्रय ऑनलाइन क्लासेस ऐप में डाल रहा हूँ। अब उसके अंदर वो सारे वीडियो होंगे, उसके अंदर घुसकर कोई आदमी पढ़ना चाहेगा तो रूटीन वाइज पढ़ाई होगा। रिवीजन कैसे करेंगे हम रूटीन के अनुसार 2-2 3-3 वीडियो वहाँ पर फ्री रखेंगे, आप उसके अंदर लेकिन जाके पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में डायरेक्ट आज शाम तक है या कल तक आपको रहेगा और उसके बाद वहाँ से आपको यूट्यूब में डायरेक्ट कोई वीडियो नहीं मिलेगा। जो भी वीडियो आपको देखना है वो सब वीडियो रहेंगे, लेकिन आश्रय ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन के अंदर में वो वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे अभी इंस्टॉल नहीं किए हैं, चाहे वो बच्चे मेरे बैच के बच्चे थे या नहीं थे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मैं आपको पहले भी बोल चुका था और अभी फिर मैं बोल रहा हूँ, आप उसको इंस्टॉल करके रेडी होके तैयार रहिए। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे बैच के थे उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं थे उन्हें भूखे भजन ना हुई गोपाला, फ्री फरकट का दुनिया नहीं चल सकता है। हमें भी अपना पेट है, हमें भी अपना शरीर है, हमें भी अपनी व्यवस्था है, उसको भी मेंटेन करने के लिए, ऐप को चलाने के लिए, आपके सारी सुविधा आपके घर तक पहुंचाने के लिए इन्वेस्ट होते हैं, खर्च होते हैं, परेशानी होती है। मेरे साथ मिलकर 4 आदमी मेहनत कर रहे हैं, उनका मेहनतनामा कहाँ से आएगा? तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको थोड़ा बहुत चार्ज लगेंगे, बहुत नॉर्मल, वो नहीं कि हम 2-4-10 हज़ार मांगेंगे, ऐसा नहीं। तो नॉर्मल फीस जिससे मेरा मेंटेनेंस हो जाए। तो अब आप लोग क्लास होते जाएगा और वो सारा वीडियो ऑनलाइन जो आश्रय ऑनलाइन क्लासेस है ऐप, उसमें जाता जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकेंगे यूट्यूब पर। बस जब तक लाइव रहेगा 2 घंटा 3 घंटा तक रहेगा, उसके बाद वहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सब अप टू डेट कर लेंगे। आपने इंस्टॉल कर लिया है लेकिन अपडेट नहीं किया है, अपडेट करने में क्या है, आपको फ्रंट पेज के कॉर्नर में जो वहाँ पर 3 पॉइंट है उसको टच करते हैं तो साइड पेज खुलता है, और साइड पेज खुलने के बाद फोटो का सिंबल आता है, उसको टच करेंगे, फ़ोटो डालेंगे, मोबाइल नंबर और फुल एड्रेस वहाँ पर पूछता है, वहाँ डालेंगे आपका, और नीचे अपडेट का पॉइंट आता है, उसको टच करेंगे, अपडेट हो जाता है। तो अपडेट कर लीजिएगा सारे बच्चे, और उसके बाद हम लोग आगे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस मानकर करेंगे, नहीं तो पीछे का वीडियो का भी रिवीजन आपका नहीं हो पाएगा, जिनका छूट गया है वो छूटा रह जाएगा। ओके, बाय।